हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड यूपीएससी में। तो आज की जो यात्रा है उसको हम प्रारंभ करते हैं, अपनी जर्नी को। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टारगेट स्क्वाड यूपीएससी में। और आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि अब आपको फाइट फॉर योर ड्रीम्स, यानी अब आपको अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप अपने सपनों के लिए लड़ो और ये जो यूपीएससी जो कि आपके लिए कुरुक्षेत्र है उसमें आप एक विजयी हो, और ऐसी कामना करता हूँ। और तो हम चलते हैं और आज की हम शुरुआत करते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन ये रास्ता बहुत कुछ सिखा देगा, जीना सिखा देगा, व्यक्तित्व बना देगा। चलते रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ जिस प्रकार से मैंने अभी बताया है आपको, तो आपको ऐसे ही अपने सपनों के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी है। और जो भी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो 2021 हो, चाहे वो 2022 हो, चाहे वो फिर 2021 या 22 के बाद भी हो, तब भी आपको अभी से यहाँ पर यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हम जो देख रहे थे वो क्या था, वो हमारा चल रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देख रहे थे। तो उसी के तहत हम एक्ट पढ़ रहे थे, एक के बाद एक हम एक्ट पढ़ रहे थे। फिर बीच में हमने जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक क्विज जो होता था वो भी किया हमने। और इसी के साथ हम अपनी यात्रा को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो ये मैं जो भी हम जो इस लेक्चर में जो मैं लेक्चर देता हूँ उसमें मैं हर बार बताता हूँ कि आपको जो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वो आपके सामने है, SQUA UPSC टारगेट। तो इसी को आप जब टेलीग्राम पर डालोगे तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि वहीं पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं वहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। तो आइए इस यात्रा को और अच्छा बनाते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम आज का। तो वैसे तो बात करें, ये 1935 का जो शासन जो अधिनियम था वो हमने देख लिया था। ठीक है, जो पिछले लेक्चर किए थे उसमें हमने देख लिया था, लेकिन कुछ इसके पॉइंट जो रह गए थे वो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 के बाद आया था, और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किए थे। लेकिन आज जो इसके नीचे के जो बिंदु हैं उन पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो क्या क्या रह गया था वो हम एक बार देख लेते हैं। हमने संघीय न्यायालय की व्यवस्था तो देख ली थी, क्योंकि 1937 में क्या किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और जिसका जो अधिकार क्षेत्र था वो प्रांतों तक या जो रियासतें होती थी उन तक विस्तृत था। और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी वो वहाँ की प्रिवी जो काउंसिल होती है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में होती है, यानी जो ब्रिटेन का जो एक सुप्रीम कोर्ट होता है उसे कहते हैं प्रिवी काउंसिल। तो जो अंतिम शक्ति किसको दी गई थी, प्रिवी काउंसिल को दी गई थी। तो इस प्रकार से संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, ये हमने देखा था। फिर बात करते हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम जब भारत में पारित हुआ उस समय भारत में ब्रिटिश संसद ही सर्वोच्च थी। क्या थी? ब्रिटिश संसद ही सर्वोच्च थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, भारत परिषद का अंत किया गया। भारत परिषद का मतलब क्या था? भारत परिषद यानी जो एक निगमित निकाय था, कॉर्पोरेट जो बॉडी थी, जो कि 15 सदस्यीय जो कि एक बॉडी थी, उसका अंत कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो आज इस पर हम प्रश्न भी करने वाले हैं, ये प्रश्न भी आएगा इसी सीरीज में। तो कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और बात करते हैं सांप्रदायिक जो निर्वाचन जो पद्धति जो 1909 में प्रारंभ हुई थी उसका अब और भी विस्तार किया गया। ठीक है, और भी विस्तार किया गया। और इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो निर्वाचन पद्धति होती थी उसमें क्या होता था कि जो संघीय यानी संघीय व्यवस्थापिका होती थी, यानी संघीय जो विधानमंडल होता था, या जो प्रांतीय विधानसभाएं होती थी, उनमें
उनमें जिस प्रकार से जो मेंबरों का जो चुनाव होता था वह किस आधार पर कर दिया गया था 1909 में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। यानी मुस्लिमों, यानी सबसे पहले किसके लिए किया गया था, मुस्लिमों के लिए किया गया था। सबसे पहले किसके लिए किया गया था, मुस्लिमों के लिए किया गया था। लेकिन इसका धीरे धीरे क्या किया गया, विस्तार किया गया। आपको पता है 1919 में विस्तार किया गया, फिर 1935 के माध्यम से इसे जो दलित जातियां थी, मैंने सब ये कॉन्सेप्ट बताया था, जो दलित जातियां थी उनके लिए भी 1935 में उन्हें विस्तार दिया गया था। यानी किसके लिए, दलित जातियों के लिए। क्योंकि मैंने बताया था 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट, वह व्यवस्था की थी और इसी के द्वारा दलित जातियों को यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी और यहाँ पर केवल हमने जो विस्तार रूप में नहीं बताया है, लेकिन जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें ये सब मैंने बातें आपको बताई हैं। तो अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी जो बर्मा जो हिस्सा था, क्या था, जो हिस्सा था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर हमने भारत से अलग कर दिया। किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, हमने किस अधिनियम के द्वारा इसको अलग कर दिया, 1935 के अधिनियम के द्वारा। यानी बर्मा जो अविभाजित भारत का हिस्सा होता था 1935 तक, अब उसे हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंध जो प्रांत था, जो वर्तमान में भी है, सिंध जो प्रांत है जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, वह भी अब उसे बंबई से अलग कर दिया। यानी सिंध जो होता था वह पहले भारत का ही हिस्सा होता था, लेकिन अब सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया गया था। और बात करें कि बिहार एवं उड़ीसा, क्या है, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। यानी बिहार और उड़ीसा जो प्रांत थे, हमने देखा था कि किस प्रकार से 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों प्रांतों की जो दीवानी न्याय थे वह ब्रिटिश कंपनी ने ले लिए थे। लेकिन अब क्या किया गया यहाँ पर 1935 में कि बिहार और उड़ीसा प्रांत को दोनों को अलग अलग बांट दिया। अब बिहार प्रांत अलग हो गया और जो उड़ीसा जो प्रांत है वो क्या हो गया, वो यहाँ पर अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिला। अगला पॉइंट क्या है, अदन को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया। यानी अदन की जो खाड़ी हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं, अदन की जो खाड़ी देखते हैं वह पहले भारत का ही हिस्सा मानी जाती थी अदन। यानी अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। उपनिवेश किसका, जो ब्रिटिश सम्राट थे, यानी जो ब्रिटेन था उसका उपनिवेश अब अलग से बना दिया अदन को। यानी भारत से बर्मा और अदन दोनों क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए, और जो सिंध था वह भी अलग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वह 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1935 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो देश की जो मुद्रा थी या जो साख होती है, देश की जो क्रेडिट होता है, यानी जो क्रेडिबिलिटी होती है, यानी उसकी मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसका मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का जो कि मुंबई में है, और इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में सबसे पहली बार हमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखने को मिली। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पिछले लेक्चर में कवर नहीं हो पाए थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब चलते हैं कुछ और तथ्यों पर जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही संबंधित हैं। तो ये क्या है, ये है पहला पढ़ते हैं। पहला तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया। आपको पता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो राज्य थे यानी जो प्रांत थे उनको एक इकाई के रूप में माना गया था, और जब इकाइयों के रूप में जब माना गया तो एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू किया गया। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब ये था कि जो संघ के विषय थे उनको अलग किया गया और जो राज्यों के विषय थे उन्हें अलग किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें 3 सूची देखने को मिली। पहली राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे यानी 54 सब्जेक्ट थे, फिर केंद्र सूची 59 और एक थी संवर्ती सूची यानी इसमें 36 विषय थे। यानी प्रश्न ये आ जाए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किस सूची में सर्वाधिक विषय रखे गए थे, तो आपका आंसर होगा केंद्र सूची, क्योंकि इसमें 59 विषय रखे गए थे जो कि सबसे ज्यादा थे।
आज का वर्तमान आधुनिक संविधान है वह इसी प्रकार से सूचियों में बटा हुआ है, जिसमें केंद्र सूची देखते हैं जिसमें लगभग 100 विषय हैं, फिर देखते हैं हम राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं। तो इस प्रकार से आज भी जो सूचियां हैं वह हमारे भारतीय संविधान में हैं, जिसकी नींव 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पड़ गई थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और अभी हम एक छोटा सा इसी लेक्चर में करने वाले हैं क्विज, जो कि हमने जो दूसरा भाग किया था क्विज का उसमें रह गए थे कुछ क्वेश्चन, तो मैंने इसी लेक्चर में वो डाल दिए हैं, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना तथा भारतीय संप्रभुता को सीमित रखना। इस अधिनियम का यह उद्देश्य था कि ब्रिटिश हितों को अभी भी क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो भारतीय जो संप्रभुता है वह यहाँ पर सीमित है। यानी 1935 तक भारतीय संप्रभु किसी भी प्रकार से नहीं हुआ था। भारत संप्रभु कब होगा? 15 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, यानी 12 बजे, जब जो ब्रिटिश शासन है वो जब समाप्त हो जाएगा भारत, इसके बाद हम अगला अधिनियम देखने वाले हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसके द्वारा यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो जाएगा और भारत एक संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अभी तक 1935 तक जो भारतीय संप्रभुता है वो क्या है, अभी सीमित है। संप्रभुता एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है संप्रभुता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सोवर्जिनिटी। क्या कहते हैं? सोवर्जिनिटी। और सोवर्जिनिटी का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र, यानी जब भी कोई राष्ट्र होता है तो संप्रभुता उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और अंग का मतलब ये है, संप्रभुता का मतलब ये है कि जो राष्ट्र होगा उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अभी तक यह ऐसा नहीं किया गया था। जो ब्रिटिश शासन था वो भारत के शासन में हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश संप्रभुता अभी भी सीमित थी। अगला पॉइंट क्या है कि संविधान संशोधन जो अब आज देखते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा जो आज हम वर्तमान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। मैंने बताया था कि अभी तक 1935 तक जो ब्रिटिश संसद है वही सर्वोच्च है, ठीक है, उसी के द्वारा एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी है। ठीक है, तो अभी भी संविधान की जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो अभी भी किसी के पास है, ब्रिटिश संसद के पास ही है। अगला एवं अंतिम पॉइंट आज यहीं पर 1935 के भारत शासन अधिनियम को हम समाप्त कर देंगे। तो लास्ट अंतिम पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। आपको पता है जो 1935 का जो अधिनियम था वो सबसे लंबा व सबसे विस्तृत दस्तावेज था, जो कि आधुनिक संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। तो एक ऐसा अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया था जिसमें, यानी ये पूरे 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन है। यानी जो अंतिम जो बिंदु है वह पूरे भारत शासन अधिनियम का एक मूल्यांकन है। और वह मूल्यांकन क्या कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे अनम्य संविधान की प्रस्तुति की गई थी जिसमें भारतीय लोगों के लिए आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। यानी अभी भी जो ब्रिटिश संसद है वो यहाँ पर अपनी जड़ें जमाए हुई थी और वही एक सर्वोच्च निकाय था। यानी भारत में अभी भी जो उत्तरदायी जो सरकार की जो मांग है वह अभी भी यहाँ पर पूरी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम जो पिछले लेक्चर में रह गया था उसके कुछ पॉइंट हमने आज यहाँ पर करा दिए। अब कुछ महत्वपूर्ण, यानी 1935 का तो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है ही, उसके बाद अब यहाँ पर एक संविधान एक नया रूप लेने जा रहा है। यानी जो हमारी संविधान की यात्रा है वो एक यू टर्न लेने जा रही है। और जिस प्रकार से हम जो आधुनिक संविधान की जो नींव है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय पर यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब हम जो अगला जो एक्ट आने वाला है वो हमारा होगा 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे अंतिम अधिनियम है। तो ये भी आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है। तो आपको आंसर लगाना है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हम आपको समझा देते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि किस प्रकार से 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
अधिनियम भारतीय संविधान के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। कैसे? अब इसकी हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हो गया और उसने जिस प्रकार से जो संवैधानिक जो प्रावधान थे उसमें महत्वपूर्ण जो बदलाव किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारत में जो संविधान सभा की जो मांग है, हम बात करेंगे। जब हमने शुरू का जो लेक्चर लिया था उसमें ही हमने बताया था कि जो मनविंदर नाथ रॉय थे, यानी जो M.N. जो रॉय थे, कौन थे? M.N. रॉय। तो उन्होंने M.N. रॉय ने सबसे पहले 1934 में, जो कि वामपंथी विचारधारा के समर्थक माने जाते थे, उन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। यानी भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग उठने लगी थी। फिर 1934 में यह मांग उठी थी। फिर 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पहली बार आधिकारिक घोषणा की थी। क्या की थी? आधिकारिक घोषणा की थी, ठीक है। यानी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह मांग ब्रिटिश शासन पर यानी ब्रिटिश शासन के पास पहुंचाई थी अपनी मांग 1935 में। फिर 1938 में जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी 1938 में। आपको याद रखना है वो घोषणा क्या थी। 1938 में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत के लिए, यानी जब भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान सभा होगी वह एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी और वही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, 1938 में ये हो गई घोषणा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव का ये मतलब, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये केवल पृष्ठभूमि के आधार पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिर क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव एक समझौता था, यानी जो मांग नेहरू जी ने की थी 1938 में, अब उसको सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश शासन ने मान लिया था। और 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव था वह क्या था कि ब्रिटिश शासन ने पहली बार जो संविधान सभा की जो मांग थी उसको सैद्धांतिक तौर पर मान लिया था। फिर आता है इसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग, यानी क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव आता है। और क्रिप्स प्रस्ताव में जो एक संविधान की जो मांग की जाती है, क्या की जाती है, एक संविधान सभा, यानी संविधान सभा का रूप हमारे भारतीयों के लिए दिया जाता है। लेकिन क्या किया गया, लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन को। तो उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का जो एक संरचना थी वह तैयार हुई। और उस जो 1946 में, जब नवंबर 1946 में, यानी जब जुलाई और अगस्त 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव हुए, तो नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रकार से किस प्रकार से संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। तो ये पृष्ठभूमि क्यों बताई जा रही है, क्योंकि हम 1935 से कहाँ जा रहे हैं, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जा रहे हैं। इसलिए यानी 1935 से लेकर 1947 के बीच में ये जो घटनाक्रम है जो मैंने बताया, 1935, 1938, 1940, 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946, फिर उसके बाद जब संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गई, तो फिर 3 जून 1947 को एक योजना आती है। आपको हिस्ट्री में उसको विस्तार रूप देंगे हम, माउंटबेटन योजना। क्या आती है? माउंटबेटन योजना। जिस समय 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, जब 3 जून 1947 पर जब भारत के वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने एक भारत और पाकिस्तान, 2 अधिराज्यों, यानी जो डोमिनियन जो स्टेट थे उनको बांटने का काम, यानी उनके जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था उसकी योजना पेश की थी, जिसे हम कहते हैं 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। तो अब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर 15 अगस्त 1900 यानी फिर क्या होता है, अब यहीं पर हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर इसके बाद आता है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा अंतिम अधिनियम पारित जो था, यानी जो पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। तो अब इसकी पृष्ठभूमि क्या कहती है? इसकी पृष्ठभूमि ये कहती है कि 20 फरवरी 1947, ठीक है,
यानी 3 जून 1947 से पहले, माउंटबेटन योजना से पहले क्या हो रहा था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है, आपको याद रखना है, नाम याद रखना है, क्लीमेंट एटली उस समय कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यानी जब क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो शासन है वह एक उत्तरदायी सरकार को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी की पृष्ठभूमि में आता है क्लीमेंट एटली की घोषणा। यानी अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर आधारित अधिनियम कौन सा था? तो आपको आंसर करना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा पर आधारित कौन सा अधिनियम था? तो आपको आंसर करना है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब क्या किया गया, इसमें उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा, जब क्लीमेंट एटली ने जब घोषणा की तो मुस्लिम जो लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। यानी जो मुस्लिम लीग थी वह नहीं चाहती थी कि यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तब तक पारित ना हो जब तक भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना यानी किया जा सके। तो इसी के लिए यानी क्लीमेंट एटली ने घोषणा तो कर दी थी कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बनाए जाएं। और इसी के लिए क्या हुआ, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने, यानी क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद 3 जून 1947 को उन्होंने स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा बनी है, तो जो संविधान सभा ने जो संविधान जो बनाया है वह उन क्षेत्रों में लागू होगा, यानी उन क्षेत्रों में ही लागू होगा जो इसे स्वीकारेंगे। यानी जो मुस्लिम लीग जो इसको स्वीकार नहीं कर रही थी, आपको पता है हिस्ट्री में जब पढ़ोगे ये सब हिस्ट्री की चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्पष्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो मुस्लिम लीग थी उसकी मांग ये थी, यानी आपको जब पढ़ेंगे, अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उन्होंने संविधान सभा, यानी जो संविधान सभा बनी थी उसका भी बहिष्कार किया था। ठीक है, उसकी जो बैठकें हो रही थी उसमें भी वह नहीं गए थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया कि जो संविधान है वह उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, फिर क्या होता है, फिर होता है कि उसी दिन यानी जिस प्रकार 3 जून 1947 को यह कहा गया, उसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और इस योजना को, जो माउंटबेटन योजना थी, उस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार जब यह स्वीकार कर ली गई तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ठीक है बना और इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी अब हमारा पहला पॉइंट यहाँ से शुरुआत होती है, वो क्या है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित कब किया गया ब्रिटिश संसद में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब किया गया प्रस्तावित? 4 जुलाई को, जिस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब क्या है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो क्या हुआ, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। अब यहाँ पर आपको जो हमारी जो व्याख्या है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमने अभी तक जो पढ़ाया वो सब यहाँ पर आपको एक पृष्ठभूमि के रूप में समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम प्रस्तावित किया जाता है और यह 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो जाता है और यह अधिनियम बन जाता है। और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। सबसे ज्यादा धाराएं किस अधिनियम में थी? तो आपका आंसर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब इसके जो मुख्य पॉइंट क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये आता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था उसने क्या किया, उसने 2 अधिराज्यों की स्थापना की। 2 अधिराज्यों की स्थापना मतलब डोमिनियन स्टेट, यानी जो संप्रभुता होगी वो तो अभी भी किसकी रहेगी? ब्रिटेन की।
लेकिन जो कह सकते हैं जो एक भारत की जो उत्तरदायी सरकार है उसको शासन सौंप दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो संप्रभुता रहेगी वो किसकी रहेगी? ब्रिटेन की। यानी 2 अधिराज्यों की स्थापना इसमें की जानी थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। यह किसकी विशेषताएं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं। पहला प्रावधान क्या है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे। और इसके साथ क्या होगा? और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि भारत एवं, यानी अगर प्रश्न ये आ जाए कि जो माउंट बेटन योजना पेश की गई थी उसको व्यवहारिक रूप किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? आपका आंसर होगा 1947, क्योंकि जो माउंट बेटन योजना जो लाई गई थी उसी के द्वारा तो ये हुआ था। और तो उसी योजना को इसमें हमें व्यवहारिक रूप में देखने को मिला कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होना था वह किस अधिनियम के द्वारा होना था? 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि जो ब्रिटिश सरकार होगी वह सत्ता सौंप देगी। और सत्ता किसे सौंपेगी? जो अपना जो उत्तरदायित्व है वह दोनों अधिराज्यों की जो संविधान सभा है उसको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसने भारत में ब्रिटिश राज, यानी हमारे लिए क्या है कि इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखते हैं कि इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, ठीक है, यानी संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी क्या थी? स्वतंत्रता थी। यानी अब दोनों भारत और पाकिस्तान को संप्रभु राष्ट्र बनाया जा रहा है और उनकी जो सत्ता है वो किसको सौंपी जा रही है? जो दोनों अधिराज्यों की जो संविधान सभा है उस पर उसका उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या था कि जो वायसराय का जो पद होता था, यानी उस समय कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड माउंट बेटन। तो जो वायसराय का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया, यानी जो वायसराय का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया। और उसके स्थान पर क्या किया गया? उसके स्थान पर क्या किया गया कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। यानी जो भारत का जो वायसराय जो होता था अब उसका पद समाप्त कर दिया। अब तो क्या कर दिया कि 2 अधिराज्य बना दिए गए और दोनों अधिराज्यों में एक अब गवर्नर जनरल होगा और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? वहां का जो ब्रिटिश सम्राट है। यानी इनकी जो नियुक्ति की जानी थी वह किसके द्वारा की जानी थी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जानी थी। ठीक है, यानी दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का क्या किया गया? सृजन किया गया और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर, यानी जो मंत्रिमंडल होगा दोनों का, भारत और पाकिस्तान का, तो जो एक कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल होगा, जो भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला मंत्रिमंडल होगा उसकी सिफारिश के आधार पर जो ब्रिटिश सम्राट है, जो ब्रिटिश ताज है, वह भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो दोनों की जो संविधान सभा थी, क्या थी? जो दोनों की जो संविधान सभाएं थी उनको अपने अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। यानी जो दोनों की जो संविधान सभाएं हैं उन्हें यह शक्ति थी कि वह अपने देश के लिए क्या बनाए? एक संविधान बनाए और इस संविधान को बनाने के लिए वह किसी अन्य देश के संविधान को भी अपना सकती है। तो ये उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी और सभाओं को यह भी शक्ति दी गई थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं। यानी 1947 से पहले, ठीक है, यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव आया है मैं यह बताना चाह रहा हूँ। तो 1947 से पहले जितने भी ब्रिटिश कानून थे उनको भी समाप्त करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा उन्हें दी गई थी।
ठीक है। और यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता जो अधिनियम जो खुद जो कानून था उसको भी निरस्त करने का अधिकार दिया गया था। यानी जो ब्रिटिश कानून, जो पहले के जो ब्रिटिश कानून थे उनको तो वो समाप्त कर ही सकती थी, बल्कि जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको भी वह समाप्त कर सकती थी, ऐसा अधिकार दिया गया था। और क्या था, और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। यानी यह कह दिया गया था कि जब तक क्या नहीं होगा, कि यह भी शक्ति दी गई थी संविधान सभाओं को कि तब तक वे नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। यानी तब तक जो नया संविधान है, जो नवीकृत जो संविधान है वह तब तक बन नहीं जाता, तब तक वो क्या करेंगी, यानी जो संविधान सभा थी उनके कार्यों को बांट दिया। अब उन्हें 2 कार्य दे दी गई, 2 कार्य दे दी गई। कितने कार्य दे दी गए? 2 कार्य यहाँ पर उन्हें दे दी गए थे। एक कार्य क्या था कि नवीन संविधान का निर्माण करना, और उसके कार्यान्वयन के लिए, ठीक है। और यानी एक तो संविधान का निर्माण करना और तब तक भारत में आम कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। यानी तब तक भारत के शासन को भी चलाना, यानी एक तरह से विधानमंडल के रूप में भारत में कार्य करना, ठीक है। यानी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए वह क्या कर सकती थी, कानून भी बना सकती थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। यानी जब तक भारत का संविधान, यानी 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान सभा थी वह भारत में संसद की तरह ही कार्य कर रही थी। यानी जो आधुनिक जो संसद है, जिस तरह वो कार्य करती है, जो कानून बनाती है, वह काम कौन कर रहा था? भारत की संविधान सभा कर रही थी। तो यानी उसको दो कार्य दिए गए, एक तो संविधान का निर्माण करना, और तब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक वह विधानमंडल के रूप में भी कार्य कर सकती थी, ठीक है। तब तक वह भारत में वह काम कर सकती थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, अगला पॉइंट क्या है? भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या है? भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या था? जो भारत का जो सचिव होता था, जो भारत का जो राज्य जो सचिव होता था, उस पद को भी अब यहाँ क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यानी जो भारत का जो राज्य सचिव जो होता था, उसका जो पद था वो यहाँ पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कोई भारत का राज्य सचिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा, ठीक है, यानी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा तब तक शासन किया जाएगा। कब तक शासन किया जाएगा? कि जब तक संविधान सभा अपना नया, ठीक है, अपना नया संविधान नहीं बना लेती, ठीक है। यानी ये भी आपको याद रखना है। यानी इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में संचालित करने, ठीक है, यानी प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की, ठीक है। क्या की? यानी तब तक ही भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन चलाया जाएगा, तब तक संविधान सभा नया संविधान बना नहीं लेती। अब क्या है? अगला पॉइंट है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? भारत, उनको भारत पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को स्पष्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी जिस प्रकार से देशी रियासतों पर जो अब तक, यानी 1947 तक जो ब्रिटेन की जो सर्वोच्चता थी, यानी उनकी जो प्रभुता थी, अब उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? कि इसमें क्या किया गया? कि इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की, और इसके साथ ही क्या किया गया? कि जो देशी रियासतें थी उनको यह छूट दी गई कि चाहे तो वो भारत में सम्मिलित हों, चाहे वह पाकिस्तान में सम्मिलित भी हो सकती हैं, और वह किसी भी प्रकार से स्वतंत्र भी रह सकती हैं।
यानी जो देसी रियासतें थी उनके लिए यह प्रावधान किया गया कि चाहे तो वह पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे वह भारत में शामिल हो, या वह स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो ये 1947 का जो अधिनियम था उसके महत्वपूर्ण क्या थे, प्रावधान थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला और याद रखना है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ये भी इससे संबंधित हैं कि इसने, ये पहले भी बता चुका हूं कि इसने दोनों के, ठीक है, यहां पर क्या है, हाईलाइटर ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों के, ये मैं बता चुका हूं, अपने देशों के संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी, बता चुका हूं। सभाओं को यह भी शक्ति दी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, यानी पिछले 1947 से पहले जो भी ब्रिटिश कानून भारत में पारित हुए हैं उन्हें भी वह रद्द कर सकती थी कानून बनाकर। ठीक है, कौन, संविधान सभा, और उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तरदायित्व भारतीय जो संविधान सभा है उसको सौंपा जा रहा है। और क्या था, अब यहाँ पर एक नया संवैधानिक प्रावधान क्या था, नया संवैधानिक प्रावधान क्या था कि अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी हमें पता है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, जो भारत का जो वायसराय जो होता था वह पद तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब एक नया पद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसकी नियुक्ति जो कैबिनेट जो होती थी उसकी सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सम्राट करता था। तो इसके अंतर्गत जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वही भारत में कौन था, संवैधानिक प्रमुख होता था, और जो प्रांतीय जो गवर्नर होते थे वह राज्यों के संवैधानिक प्रमुख माने जाते थे। यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था, भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता था, और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। तो यहाँ पर हमें समझना है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत के यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले कौन थे, भारत के वायसराय। लेकिन अब वायसराय पद तो समाप्त कर दिया, अब वो कौन हो गए, भारत के गवर्नर जनरल हो गए, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारतीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख थे। ठीक है, और वह जो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद जो होती थी वह उनकी सलाह पर ही क्या करते थे, कार्य करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका सारांश समझ लेते हैं। तो सारांश के रूप में क्या हुआ, ठीक है, यानी भारतीय संविधान में कितना बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुए, ये आप दोनों इस जो स्लाइड्स मैंने बताई हैं उसको आप पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में एक बहुत ही युगांतकारी परिवर्तन यहाँ हमें देखने को मिला भारतीय संविधान की दृष्टि से। ठीक है, तो ये जो पूरी यात्रा है वो हमने यहाँ पर खत्म कर ली है, यानी भारतीय जो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो पढ़ रहे थे वो हम यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम जो अगला जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, यानी हम एक टॉपिक तो समाप्त कर चुके हैं जो कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सारांश के रूप में हम समझते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई, और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। क्या दिलाई, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ दिलाई। तो ये आपको दे रखा है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब क्या था, जो कि 1946 में बनी थी। क्या बनी थी, 1946 में बनी थी।
यानी जो संविधान सभा थी, हमने देखा था कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वह यह कह रहा था कि संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी और भारत में संसद की तरह ही काम करेगी। तो उसी के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में। तो ये भी आपको एक जो टेबल है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग किस जो सदस्य हैं संविधान सभा के उनको दिया गया था। लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ अगली जो टेबल है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो ये आपको याद रखना है। अभी मैंने जो बताया था कि भारत के जो पहले जो डोमिनियन जो भारत था उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दे रखा है धारित विभाग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। यानी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी अब संसद का काम कौन कर रही थी, जो भारत की संविधान सभा थी, क्योंकि अभी तक संविधान बना नहीं है। यानी संविधान तो कब बनेगा, 26 जनवरी 1949 को तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो संसद का जो काम करेगी वो कौन करेगी, भारतीय संविधान सभा। यानी भारतीय संविधान सभा स्वतंत्र भारत की क्या थी, संसद के रूप में वह कार्य कर रही थी और उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो आपको ये दो टेबल याद रखनी है। एक तो क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कब है, जब भारत स्वतंत्र हो चुका है 1947 में। उसके बाद जो विभाग बांटे गए थे सरकार यानी शासन चलाने के लिए, वो इसकी स्थिति है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, अभी यहाँ पर कोई राष्ट्रपति नहीं है भारत का, अभी हम देखेंगे जो संविधान सभा जब बनेगी, संविधान जब यह तय कर लेगी कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी, या तो होगी संसदीय प्रणाली या होगी अध्यक्षतात्मक प्रणाली। तो भारत ने किसको अपनाया, संसदीय प्रणाली को अपनाया। और संसदीय प्रणाली में जो राज्य का जो प्रमुख होता है वह दो होते हैं। एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है, जिसके पास नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन एक होता है प्रधानमंत्री जिसमें वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है। तो बाद में आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनके बारे में भी प्रश्न आते हैं तो बाद में बात करेंगे। डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि विधि सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, विधि मंत्री यानी भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो कौन थे, विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य है। CH बाबा वाणिज्य संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। VN गाडगिल। तो ये आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अगर हो सके तो इसको आप खुद नोट करके और अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि किस किस को कौन कौन से विभाग दिए गए थे। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो रेल एवं परिवहन के हैं डॉक्टर जॉन मथाई। ये आपको इम्पोर्टेंट रूप से आपको याद रखनी है। बाकी का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये थी अंतरिम सरकार, ये थी 1946 की अंतरिम सरकार। तो ये दो टेबल आपके M लक्ष्मीकांत बुक में भी दे रखी हैं, तो यहाँ से ही यह टेबल आपके लिए लाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कौन थे, ठीक है, यानी अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है उससे पहले, यानी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के आगे प्रधानमंत्री पद नहीं आया है, उससे पहले की चर्चा है। तो उनसे पहले राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग जवाहरलाल नेहरू पर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर वही थे, गृह सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेम थे। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखना है। और जो C राजगोपालाचारी थे उन्हें शिक्षा एवं कला दिया गया। क्या दिया गया, शिक्षा एवं कला दिया गया। ये C राजगोपालाचारी को दिया गया। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, यानी जो शिक्षा जो विभाग था वह किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको यहाँ पर शिक्षा विभाग सौंपा गया है जब भारत स्वतंत्र हो गया है। ठीक है,
तो आपको ये जो टेबल दे रखी है तो वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनसे भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, तो इसका भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टेबल लगाई है आपके लिए। और बाकी जो नोट दे रखा है, नोट का मतलब क्या है, अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, यानी किस प्रकार से अंतरिम सरकार चुनी गई थी, कि अंतरिम सरकार के जो भी सदस्य थे वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यानी जो भी सदस्य आप देख रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, जो भी सदस्य थे वे कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। कार्यकारी परिषद आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कार्यकारी परिषद क्या होती थी, तो ये वो वही सदस्य थे। और वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, यानी जो वायसराय था, वायसराय का पद तो 1947 के अधिनियम के द्वारा खत्म होगा, तो वायसराय तो परिषद का प्रमुख बना रहा और जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया था? अगर ये प्रश्न कई बार आया है कि अंतरिम सरकार में जो परिषद थी, यानी जो कार्यकारी जो परिषद थी, उसका प्रमुख कौन होता था? वो होता था वायसराय, और उसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया, तब क्या हुआ कि वायसराय का पद तो समाप्त कर दिया गया। अब नया पद आया भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया? नामित किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों चीजें, दोनों जो टेबल है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक अंतरिम सरकार की और एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्या होता है, एक क्विज स्टार्ट होता है, इसको हम कभी अगले लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो यहाँ पर आपको समाप्त हो जाती है। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, और बल्कि उससे पहले जो बक्सर की लड़ाई हुई, चाहे वो प्लासी का युद्ध हुआ, उससे लेकर हमने 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से भारत का जो पहला प्रधानमंत्री चुना गया, यानी प्रधानमंत्री, और भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, वहां तक की जो यात्रा है, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसके जो महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जो यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों को हमने देख लिया है। और जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम देख चुके हैं, और इससे जो अगले जो प्रश्न उत्तर बनेंगे उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और अगला जो हमारी जो वीडियो जो लेक्चर आएगा वो हमारा दूसरा भाग हम चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। पहला देख लिया, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या? संविधान निर्माण। क्या देखेंगे? संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया, यानी अभी तक संविधान बना नहीं है, केवल अभी भारत स्वतंत्र हुआ है, लेकिन अभी उसके संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वह जारी रहेगी 26 नवंबर 1949 तक। तो अब हम उसे आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। तो आशा करता हूं यह जो सेशन रहा होगा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, और यहाँ से प्रश्न आना लाजमी है, आते रहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो मेरी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि आपको एकदम जी जान से अपने सपनों के लिए अपना जो अपनी तैयारी है वो जारी रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका जो टेलीग्राम लिंक है वो बार बार कह रहा हूँ, उससे आपको ज्वाइन होना है, और अगले लेक्चर में हम अच्छी तरह से अगले की शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।